नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपसे मुखातिब हूँ कुछ नई जानकारियाँ लेकर। दोस्तों, आज दिल्ली में नई मुख्यमंत्री मिल गई। आम आदमी पार्टी की आतिशी मार्लिना आठवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की। इसके पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही। शीला दीक्षित तो 15 साल तक मुख्यमंत्री रही, उसने काम भी बहुत करवाए। सुषमा स्वराज 2 महीने रही थी। चुनाव के पहले उसको बनाया गया और चुनाव के बाद हार गई पार्टी, तो हटा दिया, हटना पड़ा। आज जो शपथ ग्रहण हुआ है, उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शपथ दिलाई और उसमें मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्री और थे। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश इलावत। ये 5 जन है। ये पहले भी मंत्री थे, शायद कोई नया तो इसमें नहीं आया है। लेकिन एक जगह और खाली है अभी इसमें, बल्कि 2 जगह और खाली हो सकती है। तो एक जगह तो है ही जिसमें वो और बना सकती है मंत्री, लेकिन नहीं बनाया। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि नवादा में, मतलब बिहार के नवादा जिले में 1-2 दिन पहले कच्ची बस्तियों में आग लगी। ये खबर मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और इसके कोई पैसे नहीं लगते। फायदा ये है कि जब भी हमारा नया वीडियो आता है उसकी आपको जानकारी होती है, नोटिस आता है। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक करें, फॉरवर्ड करें या शेयर करें लोगों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको पहुंचाएं। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें और सुझाव। आपके कमेंट और सुझाव हमारे को और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो नवादा की बात कर रहे थे हम लोग। तो नवादा में एक नवादा शहर के अंदर के पास में, मतलब एक दलित कच्ची बस्ती थी। उसमें 40-50 झोपड़ियां बनी हुई थी। उसके अंदर आग लगा दी और पूरी बस्ती को जला दिया, खाक कर दी। कहते हैं कि ये भूमि विवाद था, उसके चलते ये आग लगी है। और लेकिन इससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद वहां पर एसपी और कलेक्टर पहुंचे, मौका स्थल पर पहुंचे। और एक बात और थी इसमें कि आग लगने के साथ फायरिंग भी। तो ये जिस कुछ दबंगों की जमीन बताते हैं, या जिस जमीन पे ये लोग बैठे हुए थे, दबंग उसके ऊपर कब्जा करना चाह रहे होंगे। तो इस वजह से इनको खाली कराने के लिए ये आग लगी। अच्छा, ये कोर्ट में चल रहा है केस वैसे। तो कोर्ट से निर्णय न होने के पहले ही ये आग लगा करके हटवा देना एक बड़ी साजिश। तो इसका मतलब ये है कि वो दबंगों की भी जमीन नहीं है। ये जो बेट मतलब उनको ये भरोसा नहीं था कोर्ट खाली करवा देगा, इसीलिए तो आग लगा के खाली करवाने की कोशिश की। आ, इसके ऊपर अब राजनीति शुरू हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने, मायावती जी ने और भी कई लोगों ने, तेजस्वी ने, अपने लालू यादव ने भी बयान दिए हैं। कहा जा रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार की विफलता है।
और वास्तव में सही बात है, ये तो फेल्योर है ही है। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकती है राज्य सरकारें, तो उसका क्या मतलब है। और लेकिन एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि ये जो दबंग लोग थे, ये एक खास विशेष जाति के थे, और वो यादव जाति के थे। तो इसमें अब ये यादव जाति के बताने का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ राजनीति भी हो सकती है। तो ये अभी आज नीतीश कुमार ने मतलब कदम उठाए हैं कड़े, और पुलिस के अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि ये हमें बर्दाश्त नहीं है, और इसका जल्दी से जल्दी इसका फैसला होना चाहिए। आ, अब एक थोड़ी सी बात बांग्लादेश की करेंगे। और बांग्लादेश में जैसा कि आप जानते ही हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा आरक्षण के नाम पर छात्रों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, और उस आंदोलन से वो मतलब आंदोलन हिंसा में बदल गया। 300 लोग करीब मारे गए, वहाँ पे गोलियां भी चली, पुलिस ने भी गोली चलाई, और हुड़दंगियों ने ये जो आंदोलनकारी थे, इन्होंने भी पत्थर फेंके, और तो वहाँ काफी हिंसा हुई, लोग काफी मरे। और उसके बाद ये था कि भाई वो अ, शेख हसीना जो वहाँ की राष्ट्रपति थी, वो उसको वहां से भाग करके भारत आना पड़ा। वो भी इसलिए आ पाई कि उसके कोई रिश्तेदार थे जो मिलिट्री में, मतलब सेना में उनके अधिकारी जान पहचान के थे, और उनका फेवर मिल जाने से उनको हेलीकॉप्टर मिल गया, और वो मतलब वहां से निकल पाई। आ, बाकी वो उनके घर को घेर लिया था आंदोलनकारियों ने, बल्कि उस घर को एक तरह से लूट ही लिया था। ये तो पुरानी बात हो गई, 2 साल 2 महीने पुरानी बात हो गई। उसके बाद एक वहाँ अंतरिम सरकार बनी, उन आंदोलनकारियों के सहयोग से या उनके कहने से। और उसमें मोहम्मद यूनुस जो हैं, जो नोबेल प्राइज विजेता हैं, और बैंक, गरीबों का बैंक चलाते थे। एक बड़ी योजना थी उनकी गरीबी खत्म करने के लिए। उसके वो चलाते थे, और इस वजह से उनको ये कार्यकारी ये सौंपा गया काम। अ, लेकिन अब 2 महीने बाद ऐसा लग रहा है कि ये सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। 2 महीने मतलब पहले जब इनको बनाया था यूनुस सरकार को, या यूनुस मोहम्मद यूनुस को, तब ये था कि भाई 3 महीने में वहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो जाएगा और चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अब वहां पर राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि चुनाव तो अभी नहीं होंगे, आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले 2 महीने से 60 दिनों से मतलब वहां पर सरकार के नाम पर सेना ही है। सेना ही जिसको चाहे एनकाउंटर कर देती है, जिसको चाहे अरेस्ट कर लेती है, जिसको चाहे मतलब सारे फैसले जो है सेना ही ले रही है। तो ऐसे में बांग्लादेश के जो आंदोलनकारी छात्र थे वो भी, और अ, ये जो जमात इस्लामी की पार्टी का इसमें बड़ा रोल था, और जमात इस्लामी पार्टी और नेशनल पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, अ, खालिदा जिया जिसकी नेता थी, आजकल उनके पुत्र जो हैं वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं शायद, है तो खालिदा जिया ही उसका। तो ये दोनों पार्टियों का उसमें बड़ा रोल था शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह पैदा करने में, और उस स्टूडेंट मूवमेंट को पॉलिटिकल शेप देकर के और गद्दी से हटाने का जो आंदोलन हुआ, उसमें इन दोनों पार्टियों का बड़ा रोल था। लेकिन अब ये दोनों पार्टियां भी हताश सी नजर आ रही है, और
ये भी मांग कर रही है कि भाई चुनाव करवाओ, और चुनाव जो है हो नहीं रहे वहां पर। नेशनलिस्ट पार्टी ने के कार्यकर्ताओं ने भी पूछना शुरू कर दिया है कि भाई चुनाव कब होंगे, और कोई आश्वासन जो है पहले 2 महीने 3 महीने कहा था, 2 महीने तो हो गए, अभी तक कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी चालू नहीं हुई है। तो ये कैसे समझा जाए कि अब ये जो है चुनाव 2 महीने 1 महीने में हो जाएंगे? नहीं होंगे मतलब। तो ये मामला है। और फिर एक एक बड़ी खबर जो है ये है अपने वन नेशन वन इलेक्शन, जिसकी आजकल बहुत चर्चा है। अभी 1-2 दिन पहले ही भारत सरकार की मतलब नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इस रिपोर्ट जो रामनाथ कोविंद ने दी, मतलब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनी थी, और उस वो ये जांच कर रही थी कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये एक योजना है, ये सफल हो सकती है या नहीं हो सकती, ये संभव है या नहीं है। तो उन्होंने पूरी मतलब जांच करके पता करके लोगों से पूछ के उनके कानून वगैरह देख करके, संविधान और सारी चीज़ों को देख करके उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है, 1000-1200 पेज की रिपोर्ट है। लेकिन उन्होंने ये रिपोर्ट में ये सुझाव दिया कि ये करवाया जा सकता है। तो कल मतलब अभी कल परसों में कैबिनेट मीटिंग ने कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल ने इस रिपोर्ट पे अपनी मुहर लगा। तो अब क्या हुआ मतलब कि अब ये वन नेशन वन इलेक्शन का की स्वीकृति मिल गई। अब ये चुनाव एक एक ही बार में, 5 साल में एक ही बार में पार्लियामेंट के और विधानसभा के मतलब संसद के, लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। और 1 महीने 100 दिन बाद या 100 दिन के अंदर अंदर पंचायतों के मतलब ग्राम पंचायतों के और शहरी निकायों के मतलब म्यूनिसिपलिटी मतलब नगर निगम और नगर परिषद और नगर 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 पालिका वगैरह वगैरह, इन सब के चुनाव हो जाएंगे। इसी तरह से ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत और जिला तहसील की कमेटियां और जिला पंचायत की कमेटियां, ये सब उसमें चुनाव 100 दिन के बाद ये हो जाएंगे। मतलब 5 साल में एक बार चुनाव होंगे, और फिर 5 साल कोई आपको पूछने वाला नहीं है, आप मर्जी हो जो कर सकते हैं। तो ये विधेयक पास हो गया। तो अब जल्दी ही हम 5 साल के लिए सर चुनेंगे, मतलब चुनते तो अभी भी 5 साल के लिए ही हैं, लेकिन एक साथ सबको चुन लेंगे ताकि बीच बीच में नेता लोग आपसे मिलने नहीं आए। लेकिन रुको जरा, अभी इतनी जल्दी मत करो, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी क्या हुआ है कि ये बिल, ये तो पास मतलब रिपोर्ट तो स्वीकृत हो गई, लेकिन अभी विधेयक का मसौदा बनना बाकी है ना। अभी इसका मसौदा बनेगा चुनाव का, और वो मसौदा फिर संसद में रखा जाएगा, लोकसभा में, लोकसभा से पारित कराना पड़ेगा, और वो 2/3 मेजोरिटी से पारित करना। मतलब संविधान संशोधन होगा इसमें, 3-4 संशोधन है, संविधान संशोधन वो करवाने पड़ेंगे, तब जाके आप ये इसको लागू कर सकेंगे। और वो चुनाव मतलब वो जो संशोधन है वो 2/3 मेजोरिटी से संशोधन करने पड़ेंगे। और अभी लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत भी नहीं है, 2/3 की तो बात छोड़ी है। तो अभी इसमें समय लगेगा, अपने को कोई जल्दी नहीं है, 5 साल तो है ही है अपने पास। लेकिन इसमें एक और बात है कि फिर इसको मतलब ये अगर
संविधान ये लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास भी हो गया, तो भी देश की आधी असेंबली से, मतलब प्रदेशों की विधानसभाओं से पास कराना पड़ेगा। जब तक ये पास नहीं होगा वहां से, तब तक ये कानून नहीं बन सकता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अभी इस मसले को क्यों लाए, जब 5 साल बाकी हैं, अभी चुनाव हो नहीं सकते, होने वाले नहीं हैं। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, अभी 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। अगर थोड़ी भी सरकार की ये नियत होती, वन नेशन वन इलेक्शन, तो चारों राज्यों के एक साथ करा लेते। फिर 2 ही राज्य की क्यों कराए अभी, हरियाणा और कश्मीर। इसका मतलब ये है कि अभी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ये एक शगुफा है, जो हर चुनाव के पहले कोई न कोई ऐसे मसले उठाए जाते हैं कि जिससे, पहले वो सिविल कोड का मसला उठाया था, आपको ध्यान हो तो, चुनाव के एंड पहले जो है आचार संहिता, मतलब जो कॉमन 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 सिविल कोड की जो है बात की थी। तो और अब इस बार जो है ये वन नेशन वन इलेक्शन की सुरसुरी छोड़ी है, जिससे अभी तो 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, फिर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं, और नवंबर तक हो जाएंगे वो भी, और फिर फरवरी में दिल्ली के चुनाव होने हैं, और फिर 2025 में ही बिहार के चुनाव भी। तो ये सारे चुनाव जो है इस वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले पर लड़े जाएंगे। तो फिर ये है साथियों की, ये कहते हैं कि भाई अलग अलग चुनाव होने से बड़ी काम रुक जाता है और विकास अवरुद्ध हो जाता है, ये है वो है, सब बातें हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब हो ही रहा है। अभी भी सारे फैसले हो रहे हैं, चुनाव हैं, हो रहे हैं, और फिर भी ये फैसला हुआ ही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट स्वीकृत हुई है। तो ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो ठीक है। फिर इसमें एक और बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन के पहले जनगणना होनी है। जनगणना 2021 में होनी थी, वो नहीं हुई। कोविड का बहाना लिया गया उस समय। हालांकि सारे काम हो रहे थे, लेकिन कोविड के बहाने से वो काम नहीं हुआ। उसके बाद 22 निकल गया, 23 निकल गया, 24 भी 9 महीने निकल गए, लेकिन अभी तक उसका कोई नाम नहीं ले रहे हैं। तो 24 में भी नहीं होगी इसका मतलब, और फिर 25-26 का पता नहीं क्या होगा। लेकिन अभी तक वो उसकी जनगणना जब तक नहीं होगी, तब तक ये बिल लागू नहीं हो सकता है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि जनगणना होने के बाद परिसीमन होगा। जब तक ये परिसीमन नहीं होगा, जो अभी 543 सीटें हैं लोकसभा की, ये करीब 700 सीटें हो जाएगी या 800 सीटें हो जाएगी। तो इतनी सीटें हो जाएगी, तो उसके लिए परिसीमन करना पड़ेगा, क्षेत्रों को रीशफल करना पड़ेगा। तो वो जब तक रीशफल नहीं होगा, तब तक ये बिल लागू नहीं होगा। तो 2029 तो टेंटेटिव बता ही रहे हैं, लेकिन आप 2029 को भी भूल सकते हैं। 2034 की बात हो सकती है। 2034 में शायद वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाए, शायद, पक्का नहीं है। जैसे महिला बिल पास करा करके छोड़ दिया, वैसे ही ये बिल भी पास करा के छोड़ा जा सकता है। मतलब अभी पास होना ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अच्छा, फिर ये है कि इस डिबेट में एक बड़ी बात यह है कि सब लोग ये कहते हैं कि एक साथ चुनाव होने से पैसा बचेगा। पहली बात तो यह है कि पैसा कितना बचेगा। जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो कितना पैसा खर्च होता है चुनाव में? तो बहुत ही कम, 1% भी नहीं जीडीपी का, तो पॉइंट में।
फिर ये है, मेरा ये मानना है कि चुनाव में जो पैसा खर्च होता है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है, वो बहुत ही उपयोगी पैसा है, उपयोग होता है उसका। क्योंकि चुनाव एक ऐसे हैं जिसमें आम आदमी का शिक्षण होता है। चुनाव के दिनों में सबसे ज़्यादा शिक्षण आम आदमी का होता है। उसी समय लोगों को पता लगता है कि कौन नेता कैसा है, किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास क्या बहुमूल्य धरोहरें हैं। ये सब उसी समय पता लगता है। फिर उसी समय ये भी पता लगता है कि विकास के क्या क्या काम हुए। सब लोग अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, क्योंकि चुनाव में वोट लेना होता है, इसलिए उस समय झूठी सच्ची जो भी है वो बातें कहनी ही पड़ती है। और उसकी काट भी होती है, क्योंकि अपोजिशन भी होता है, सामने दो जने चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो एक दूसरे की पोल खोलते हैं, तो उससे चेतना भी बढ़ती है आदमी की, और विकास मतलब दिमाग का विकास भी होता है, और शिक्षण होता है। तो आम आदमी का शिक्षण पे जो पैसा खर्च हो रहा है उसको आप वेस्ट कैसे कह सकते हैं? मतलब चुनाव पे पैसा खर्च होना आम आदमी के शिक्षण पे पैसा खर्च होना है। इससे ज़्यादा शिक्षण आप देखिए किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं होता है, किसी भी प्रोजेक्ट। इवन स्कूलों में भी इतना शिक्षण नहीं होता है जितना शिक्षण इन चुनाव के दिनों में, मतलब जो निरक्षर है उसका भी शिक्षण होता है, पढ़े लिखों का तो होता ही है। और जब 5 साल के अंदर बीच बीच में चुनाव होते हैं, तो जो मतदाता हैं उनका मान सम्मान भी चुनाव के दिनों में बढ़ जाता है। और नेताओं की कमर जो है 60 डिग्री से 90 डिग्री तक झुक जाती है। कहीं कहीं 60 डिग्री और कहीं कहीं 90 डिग्री तक भी, किसी किसी के सामने 90 डिग्री भी नेताओं की कमर झुक जाती है। तो ये एक बहुत इतना बड़ा एडवांटेज है कि नेताओं को ठीक सूत सावल में रखने का, कि इस पे कितना भी पैसा खर्च किया जाए वो वेस्ट नहीं है। और अच्छी नीतियां बने, कम खर्च में ज़्यादा काम हो सकता है, ये अगर चुनाव के साथ साथ लागू हो, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन के जो सगुफे हैं ये छोड़ने की जरूरत ही नहीं। आज नरेंद्र मोदी सरकार को ये इसलिए कहना पड़ रहा है, या ये इसलिए योजना लानी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। मतलब जनता के हित में तो बहुत किए, अडानी अंबानी के लिए किए, जो भी काम किए, जनता के हित में अगर काम नहीं किए, तो इसलिए आपको जो है आज इस तरह की सगुफे छोड़ने पड़ रहे हैं। तो और फिर ये 240 का प्रभाव भी है, 240 सीटें ही जीत के आए, तो उसका प्रभाव भी है आपके ऊपर, की उसकी वजह से जो है। और एक और बड़ी बात यह है कि इसमें मतलब जब चुनाव होते हैं तो नेताओं के कथनी और करनी का जो भेद है वो भी सामने आ जाता है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो वो ये सारी बातें इसका फायदे हैं। इसलिए ये कहना कि चुनाव में फालतू पैसा खर्च होता है, ये बहुत ही दकियानुसी बात है, ये कोई सही बात नहीं है। अच्छा, अब ये लास्ट में एक एक मैं आपके सामने एक प्रश्न रख के जा रहा हूं, और वो है पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, क्या उनसे पंजाब नहीं संभल रहा है? क्या उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए? क्या उनसे त्यागपत्र देने के लिए कहा गया है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका अभी पर्दे के पीछे ही बातचीत चल रही है, बीच में कुछ नहीं आया अभी। आपको मालूम हो कि केजरीवाल ने जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था, तो उस सभा में प्रताप सिंह केरो भी वहाँ, ये सॉरी, भगवत मान भी वहाँ पर आए थे। और भगवत मान वहाँ आए, फिर वहाँ से वो, तो वहाँ पर शायद
केजरीवाल जी की और इनकी बात हुई और उसमें इन्होंने उनको कहा गया कि आप त्यागपत्र दे दें। हुआ ये कि दोस्तों वहां से वो वापस जब चंडीगढ़ गए तो विमान से उतरते हुए वो गिर गए। कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुए थे, वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, तो उनको वहीं पे अस्पताल में भर्ती कराया, फिर उनको वहाँ से दिल्ली शिफ्ट किया वापस, एयर से लिफ्ट करके दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ सारे इनके जांचें वाँचें हुई। हालांकि पब्लिक डोमेन में ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन ऐसा विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि ये कहते हैं कि केजरीवाल जी ने इनको कहा है कि भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मतलब आप अपनी आदतें नहीं सुधारते हो, तो इसलिए आप रिजाइन कर दो। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के पास डेढ़ सरकार है। आधी सरकार तो दिल्ली की है और एक सरकार पंजाब की है। तो पंजाब की सरकार अगर परफॉर्म नहीं करे तो उनकी जो गुडविल है या जो जो छवि बन रही है वो छवि अच्छी नहीं बन रही है, क्योंकि वहां पर जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। स्कूल्स तो थोड़े ठीक हुए हैं, लेकिन ये जो डिस्पेंसरियां, मोहल्ला डिस्पेंसरियां और ये जो मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह खुलनी थी वो नहीं खुल पाई है। और भी कई चीजें हैं जो 300 यूनिट बिजली जो फ्री दे रहे हैं, लेकिन और भी कई ऐसी चीजें हैं जो ये नहीं दे डिलीवर कर पा रहे हैं। तो इसलिए इनको कहा गया है भी कि आप रिजाइन कर दो। अभी पता नहीं क्या ऊंट किस करवट बैठेगा, ये रिजाइन करेंगे या इनसे रिजाइन लिया जाएगा या यही कंटिन्यू करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं ये प्रश्न आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या भगवत मान को आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए रिजाइन कर देना चाहिए। तो ये वीडियो यही समाप्त करते हैं, काफी लंबा हो गया वीडियो। फिर भी ये अपील तो मैं कर ही देता हूँ अंत में कि अगर आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप दिल खोल के सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों मित्रों को भी अपील करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे जो है वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों को भेजें, इसको पूरे को फैलाएं, जितना फैला सकते हैं। जितनी बात फैलेगी उतनी चेतना बढ़ेगी। और ये चुनाव वाला जो मैंने मतलब बताया, ये मैं बहुत कम लोग इस तरह की बात करते हैं, तो ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि भाई चुनाव में पैसा व्यर्थ खर्च नहीं होता है, शिक्षण होता है। तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके सुझाव हमारे को और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो यहीं समाप्त।